नई दिल्ली के हयात रेसिडेंसी में एफडब्ल्यूए एनुअल कॉन्क्लेव 2024 का शानदार आयोजन किया गया। एफडब्ल्यूए कॉन्क्लेव का थीम भारत में रोजगार और रोजगार से संबंधित क्षेत्र था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर इरफान ए रिजवी, प्रेसिडेंट एफडब्ल्यूए तथा आईआईएम जम्मू के डायरेक्टर बीएस सहाय, डायरेक्टर आईआईएम नागपुर से डॉक्टर विस्मय मैत्री, राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चांसलर जनार्दन राय, एनईटीई के चेयरमैन अनिल डी सहस्रबुद्धि तथा साथ ही प्रोफेसर पूनम कश्यप, आईसीएफएआई के डायरेक्टर रमन कुमार झा, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई से डॉक्टर पल्लवी चौधरी तथा फाउंडर ऑफ जीएल बजाज इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च से प्रोफेसर सपना राकेश। कार्यक्रम के अंत में आईआईआरएफ एजुकेशन इम्पैक्ट 2025 का भी आयोजन किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर रिजवी ने सबको धन्यवाद भाषण देते हुए वहां आने के लिए आभार व्यक्त किया। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख झलकियां। राय मैत्री, डायरेक्टर आईआईएम नागपुर। मैं आया हूँ इंडस्ट्रीज एकेडमी करना है। एजुकेशन को वैसे भी एक इंडस्ट्रीज का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो किस तरीके से इंप्लीमेंट देखते हैं गवर्नमेंट की, और जो आउटसोर्स में है एजुकेशन हो रही है उसका कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या बढ़ावा मिला है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 4 साल पहले जो शुरू हुआ था उसका बहुत सारे काम हो चुका है, बहुत सारे काम जो है प्रोग्रेस में है। एंड अभी बहुत सारे आपको यूजीसी का एआईसीटी का सर्कुलर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहे हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन 15 साल का है, 2020 से 2035 तक है। तो ये 15 साल में पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसका फाउंडेशन वर्क ऑलरेडी हो चुका है। सब यूनिवर्सिटी में 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएट था 4 साल का ऑलरेडी कर रहे हैं एंड मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का हो गए। एंड आईकेएस फाउंडेशन एनईपी का जो है नेशनल एजुकेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसका कोर्सेस भी बहुत सारे जगह शुरू हो चुका है। एंड अभी फॉर्मर एआईसीटी चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे जी ने जो अभी बताया है कि 40% जो मूक कोर्सेस स्वयं कोर्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी, पहले रिजिडिटी था, अभी रिजिडिटी हैज़ बिकम स्टुपिडिटी। अभी उसका फ्लेक्सिबिलिटी दिया है एंड इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का कैसे कोलैबोरेशन कोऑपरेशन से इंडस्ट्री को जो चाहिए इंस्टीट्यूशन ऐसे करिकुलम कैसे इक्विप करे इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो एनईपी का मेन जो फाउंडेशन है वो हिसाब से काम है। अभी देखिए करिकुलम जो है स्किल जो है ना, स्किल का सेल्फ लाइफ होता है। अभी जो हम स्किल सिखा रहे हैं 4-5 साल के बाद वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इसलिए हम स्किल के साथ जो करंट स्किल के साथ हम जो अभी कॉलेज में जो कोशिश हो रही है कि हाउ टू अक्वायर द न्यू स्किल इमीडिएटली within no time, how to acquire the new skill to remain relevant to the present world, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। एंड इसके लिए हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया है। एक जो है थियरी एंड प्रैक्टिस यू कैनॉट सेपरेट, बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। सो थियरी के बाद स्किलिंग जो करंट स्किल है, एंड तीसरा जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और फिनोमेना बेस्ड लर्निंग बोला जाता है। तो वो लर्निंग जो है बेसिकली उसके हिसाब से क्या फिनोमेना बेस्ड लर्निंग जो है यार, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उससे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल। उसकी वजह से क्या होगा, इवन जो किसी को भी वो कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं वो काम दे दिया, वो इसलिए मैंने अभी स्पीच में जो बोला है, प्रिपेयर द चेंज मास्टर्स हू कैन रीड द अननोन रोल्स इन अनबॉर्न कंपनी। जो अभी पैदा भी नहीं हो उसके ऊपर कैसे वो सिस्टमेटिकली काम करे, उसके लिए एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जोर दिया गया है। करिकुलम डेवलपमेंट का अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेवल और एआईसीटी लेवल में बहुत सारे उसके ऊपर काम चल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ जब अनाउंस हो गया तब 26% था नेशनल लेवल का, तमिलनाडु का 48%, इट इज़ द हाइस्ट है। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रेडिक्ट किया गया कि अगले 15 साल में 2035 तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% होना चाहिए। वो इस तरह के काम हो रहे हैं। अभी ये इलिटरेसी जो है, अभी 2 प्रकार की इलिटरेसी, एक तो आप जो बोल रहे हैं मूल
इलिटरेसी जो कभी स्कूल गए नहीं उनके लिए क्या है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा हायर एजुकेशन स्पेस अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको पता होगा कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी है, इग्नो है एंड हर स्टेट का ओपन यूनिवर्सिटी है एंड हर जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी ODL प्रोग्राम शुरू किया गया, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जो रीच द अनरीचेबल, इंक्लूसिवनेस, तो उनके लिए कम फी में कैसे उनको एजुकेशन लिटरेसी किया जाए इसके ऊपर अब स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी आ गए एंड कुछ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का जो अप्रूवल बॉडी है वो भी सेक्टर स्किल लेवल, हर सेक्टर का स्किल का भी एक अप्रूवल प्रोसेस है। तो लोगों को इवन छोटे छोटे गांव में और कभी यहाँ कभी स्कूल में उनके लिए भी ऑनलाइन और ODL में कैसे दिया जाए वो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू है एंड स्किलिंग का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी गवर्नमेंट बनाया है एंड उसके लिए बजट में आपने देखा होगा लास्ट बजट में बहुत सारे फंडिंग उसमें उपलब्ध किया गया है एंड इसके ऊपर जो ये लिटरेसी को इंडस्ट्री एकेडमी आज यहाँ पर स्किल चल रहा है, उसका जो मेन थिंग्स क्या है, मेन सोच क्या है यहाँ पर एकेडमीज की जो एजुकेशन पर जो इतना हाथ चल रहा है? देखिए इंडस्ट्री अकेडमियाँ में सामंजस्य हो चुकी है और इसी तरह से कॉन्क्लेव किया गया ये क्योंकि जो हम ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से कहीं से भी निकलते हैं वो ग्रेजुएट्स को जॉब चाहिए होता है या फिर वो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री को रेलिवेंट होना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री को रेलिवेंट नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। ये दिन चले गए कि आप जो भी पढ़ा दो और बच्चे आज जो है बच्चों में 3 चीज़ें बड़ी होती हैं, एक है नॉलेज, दूसरा है स्किल और तीसरा है एटीट्यूड। इस तीनों के बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल के साथ साथ हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी पढ़ाते हैं। इसमें जो पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री वाले उसमें यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्री से जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे तो ये कैसे मालूम हो कि उनकी आवश्यकता क्या है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, इट्स नॉट वन वे कम्युनिकेशन कि हमने पढ़ाया कुछ और बोला कि भाई ये नो, हम इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं चाहे वो हर स्टेज पे हम उनसे लेते हैं। फिर फाइनल प्लेसमेंट के टाइम में इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप भी उन्हीं को देना है, जॉब भी उन्हीं को देनी है। तो वो जिस फील्ड में जिस तरह की एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हमें पढ़ाना चाहिए वही। और ये जो कॉन्क्लेव है ये इसी को फोकस करना है, कैसे बढ़ेगी बच्चों की नौकरी, कैसे बढ़ेगी एम्प्लॉयबिलिटी, कैसे बढ़ेगी, उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। सर एम्प्लॉयमेंट पे आपने कहा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है रिलेटेड टू कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट। आई नेवर सेड दैट, मैंने ये कभी कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए वो जो है इंस्टीट्यूशंस को और यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। वो कैसे मालूम होगा जब आप इंडस्ट्री से बात करेंगे, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि भाई कि ओनली 50% आर एम्प्लॉयबल और से 20% आर एम्प्लॉयबल, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री ये महसूस करती है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं, वो ग्रेजुएट जो है वो यूजफुल नहीं है। इसलिए पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि जैसे दवाई का होता है ना एक्सपायरी डेट, उसी तरह इसमें भी होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि हमने डिग्री ले लिया तो हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि रेगुलर इंटरवल अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं, वो अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे फैकल्टी मेम्बर्स हो, सबको अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं होता है कि जो फैकल्टी जो है वो, इसलिए हमने काफ़ी इस पर बात की अभी जो है शिक्षा मंत्रालय जो है भारत सरकार का, इसलिए काफ़ी जोर रही है कि एकेडमिक लीडरशिप पे। छत्तीस राज्य इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विभाग है, तो वो उनकी भी रिपोर्ट ये कहती है कि आज भी जो स्किल जो प्रोग्राम चल रहे हैं अभी भी इंडस्ट्रीज़ को उसकी तरीके से अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। जो टेक्निकल तो है, एजुकेशन चल रही है, वो नहीं मिल पा रही। आप देखिए कि रेशो बहुत कम है। नहीं, रेशो कम नहीं है। अब देखिए क्या है कि वो क्या कह रहे हैं, मैंने रिपोर्ट देखा नहीं है, उनके रिपोर्ट के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड था उससे बहुत ज़्यादा है। और हाँ, हमेशा
समझते हैं कि जॉब कोई भी सरकार कभी भी कोई तरह जॉब किसी को नहीं दे सकती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इस वजह से एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टार्टअप पे फोकस है कि इंडिया में जो इसको सिस्टम डेवलप हो रहा है। आज देखिए कि इतने यंग बच्चे हैं, इतने अच्छे कंपनी खोल रहे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हैं, फंडिंग बड़ी आसानी से मिल रहा है। हमारे टाइम में कहाँ कुछ ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये बताने की ज़रूरत है कि नौकरी करना चाहते हो या नौकरी देने वाले बनना चाहते हो, वेदर यू वांट टू बी जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं करेंगे। दूसरा है कि हम कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमें टीचर क्वालिटी ऑफ फैकल्टी मेम्बर है नहीं, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये हमारा काम बनता है कि हम अपने बच्चों को बोलें भाई कि आप जो है हायर एजुकेशन करो, आप पढ़ाई करो, आप PhD करो अच्छे तरीके से, कि आप ही एकेडमिक्स में। तो ये सब लोग ये कलेक्टिव जर्नी है और सब लोग काम करेंगे तभी देश की प्रगति। किसने सोचा था कि से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे IIT IIM करते हैं और IIM से पढ़ने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब UPSC की तैयारी करते हैं, तो अगर उन्होंने IIM किया और आज तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र में जाना चाहिए? इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा आप लोग जानिए, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे हम IIM से किए हों, IIT से कहीं से भी किए, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप देखेंगे कि जब वो ब्यूरोक्रेट बनते हैं और जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रगति होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो बहुत ही प्रोफेशनली वो मैनेज करते हैं। ऐसा ये कहना कि उनको नहीं जाना चाहिए, उनको यहाँ कहीं नहीं, क्यों? आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़िए और उसमें विस्तृत जानकारी दी हुई। This is Tuba from Education Clinic. We have our office at South Extension. Pursuing education in abroad has been a dream and challenge for the many students. So we assist them. We assist from the education process, the post-admission process. You work for MBBS course? Yes, MBBS. We have different countries like Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Georgia as well. What the employment of the per year education? Sorry. What the admission per year? Admission for year. We have actually we assist in admission. Depends upon the country. Usually Russia is in more demand, and Georgia. Nowadays Kazakhstan also is in more demand. So it depends on the demand. Usually the students prefer Russia, Georgia, Kazakhstan, and Uzbekistan. Your work on We work for 10 plus countries: Russia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Belarus, and based on the preference of the student. What is the basic difference India and other countries in medical field? Basically, the first and foremost difference is about the tuition fees. Like in private colleges in India, the tuition fees is much higher as compared to the abroad universities. Like between 20 to 30 lakh, like what tuition fees can cover in Georgia. Actually, there are many problems in India. Like there is a competition. First problem very for high the visa. First problem the education visa. Education visa is not Yeah, actually we assist. more than line of Yes, visa acceptances is much higher Much in these higher. countries. Yes, and there are different problems in India which students face, like competition, cutthroat competition, high fees. Plus, tuition fees in private institutes are across one single. So actually, by pursuing education in abroad, by pursuing medical in abroad, they actually face a very good quality of education. Some of the countries which we really have in fees and for example, this October has ended and session is now starting. Yeah, so the students who are left in graduation, they go for February. एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोसीजर अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाना चाह रहा है विदेश में जाके मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसके लिए उसे कौन सा एग्जाम देना होगा? इसलिए जब बाहर जाने के लिए तो आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, बट